वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 4 का रिव्यू। तो आज का एपिसोड जानने से पहले आप जान ले, ये एपिसोड काफ़ी अलग होने वाला है। इसमें एक्शन नहीं है, पर ये एपिसोड फिर भी काफ़ी हद तक गूज़बम्प देता है आपको, छोटे छोटे। जैसे इसके अंदर आपको थोड़े बहुत इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे, और फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी कमाल की चीज़ें भी इसमें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इतने सारे एक्शन सीक्वेंस के बाद आज का एपिसोड थोड़ा ठहराव रखता है अपने अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो कहानी की शुरुआत हम देख पाते हैं जिनवू को, जिसके पास अब सिर्फ एक ही आइटम की कमी रह गई है एलेक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए, जो है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन मोनार्क। और अब बस जिनवू को अगली बार वहाँ जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ताकि जब वो वहाँ जाए तो वो वहाँ के खतरों के लिए प्रिपेयर्ड हो और वो आसानी से वो ला पाए वहाँ से वो तीसरा इंग्रेडिएंट। पर खैर जिनवू का पावर लेवल डीमन वेल में जाने के बाद थोड़ा बढ़ गया है, पर ऑफिशियली अब भी वो ई रैंक का ही हंटर है, और उसे और पावरफुल डंजन में जाने के लिए खुद के रैंक को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब जिनवू अपने उस दिखावे को खत्म करने के लिए तैयार है, यानी वो करवाएगा हंटर रैंक रीअसिस्ट। और हम बढ़ते हैं हंटर रैंक असिस्टमेंट की ओर, जहां व्हाइट गिल्ड टाइगर वाले भी लोगों पर नजर गड़ाए खड़े होते हैं कि वो किसको चुनेंगे। पर तभी वहां उसकी नजर पड़ती है जिनवू की ओर, जो ये खबर अपने गिल्ड के कैप्टन तक पहुंचाता है, जो फिर खुद उस जगह आने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आगे बारी आती है जिनवू के रीअसिस्टमेंट की, जिस पर वो जैसे प्रोसीड करता है तो मशीन एरर देने लगती है, जैसा कई बार करने के बावजूद भी होता है। और फिर असेसमेंट करने वालों में से एक सीनियर आता है, जो ये कंफर्म करता है कि यह मशीन खराब नहीं है। सच ये है कि यह मशीन उस शख्स की माना को मेजर ही नहीं कर पा रही, जैसा ऑलमोस्ट अब तक सिर्फ 9 बार ही हुआ है। और इसका मतलब साफ है कि उसकी रैंक एस क्लास के बराबर है। खैर इस सब से अनजान बाहर दो मेजर गिल्ड के लोग खड़े होकर आपस में बात करते हैं, जूजू आइलैंड वाले एंड्स की, जिनके अब पंख भी उगने लगे हैं और काफ़ी कुछ अजीब हो रहा है, जिसमें शामिल होता है वो रेड गेट भी, जो अचानक से आया और कोई अनजान शख्स ही उस रेड गेट को क्लियर कर पाया, जिस बारे में खैर इस ए रैंक वाले शख्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो उससे पहले ही वहां से निकल चुका था। पर तभी खैर इनका ध्यान जाता है असिस्टेंट वाली जगह पर हो रही चहलकर्मी को लेकर, जो नॉर्मली होती है, पर फिर भी इस बार ये एस रैंक कंटर भी उस सब को करीब से देखना चाहता है। और अंदर ही शोर शराबा होता है जिनबू को लेकर, जो कि फिलहाल अभी माना जा रहा है कि एस रैंक का हो सकता है, पर इसको लेकर वो अभी श्योर नहीं है, क्योंकि इस देश में ऐसा सिर्फ 9 बार हुआ है। और वो लोग भी जिनबू को 3 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहते हैं, ताकि वो इस चीज़ को कंफर्म कर सके कि ये सच भी है या नहीं। और अंदर शोर शराबा इसी चीज़ को लेकर चलता है कि हाँ हो सकता है ये 10वां बंदा हो जो एस रैंक का निकले। पर साथ ही कोई तो यहाँ पर भी होता है जिसे पता होता है कि पहले से ही जिनबू एस रैंक का हो सकता है, और वो पहला मौका नहीं चूकना चाहता जिनबू से बात करने के लिए। पर तभी खैर वहां पर कुछ और बड़े लोग भी आते हैं। हाँ ये वही शख्स है जो एस रैंक का हंटर है, और जिसका फायर मैजिक काफी कमाल का है, और जो वहां के जिनबू की माना को महसूस कर पाता है और जान पाता है कि ये शोर शराबा आखिर किस लिए हो रहा होगा। और फिर जिनबू वहां से गेट कर बढ़ता है, जिसे अपनी और आदत देख जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है जिनबू से कि क्या तुमने मन बना लिया कि तुम कौन से गिल्ड को चुनोगे, और अगर तुम बिजी ना हो तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। जिस पर जिनबू कहता है हाँ मैं हूँ, और माफी मांग के वहां से निकल जाता है, जिसके ऐसे जाने के बाद वो हल्का सा उदास फील करते हैं। खैर जहाँ पे ये रैंक का हंटर समझ पाता है कि सच में जिनबू की शक्तियाँ दोबारा रीअवेकेंट हुई है, और अगले ही पल उनके पीछे से गायब होता है। तो हो सकता है वो एक असैसिन टाइप हंटर हो। पर खैर तभी वहां पर वो कुछ देर बाद देखते हैं एक और एस रैंक के हंटर को आते हुए, जो बेताबी से वहाँ भागते हुए आए थे, शायद जिनबू से ही मिलने के लिए। और ये सब देखते हुए चो जांग इन जान पाता है कि शायद ये वही शख्स है जो कि देखा गया था रेड गेट के दौरान, जिसने वहां के बॉस को हराया था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख भी पाते हैं, और बेक्यूनो यानी वाइल्ड गिल्ड टाइगर के प्रेसिडेंट समझ पाते हैं कि बात अब फैलने लगी है। तो आगे जिनबू अपनी मॉम से मिलने चाहता है, जो उनसे कहता है कि बस कुछ समय और आप ठीक हो जाओगी। पर तभी बाहर उसका इंतजार करते हैं एक और हंटर गिल्ड के प्रेसिडेंट गोकुन ही, जो मिलते हैं जिनबू से और बधाई देते हैं उसके एस रैंक होने को लेकर। मतलब अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई, पर फिर भी वो एस रैंक हंटर है। पर जब ये चीज़ ऑफिशियल नहीं हुई तो आखिर ये क्यों मिल रहे हैं उनसे, तो इसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, जो समय इन्हें मौका देता है जिन वजह से लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए। और वो आगे बताना शुरू करते हैं कि हमारे इतनी पहुंच होने के बावजूद भी हमारे पास कमाल के हंटर्स नहीं है, और बाकी हंटर गिल्ड के कंपैरिजन में हमारे पास इतनी पैसे और फेम भी नहीं है, जहाँ उनका टॉप हंटर सिर्फ ए रैंक का है। जिसके साथ वो मुद्दे की बात पर आते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें काफ़ी खुशी होती है अगर जिनबू उनका गिल्ड ज्वाइन करता, जो वैसे उसके बदले उसे एक अच्छी पोस्ट भी देंगे। जिस पर जिनबू पूछता है कि वैसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि अभी की सोसाइटी डिपेंड नहीं करती गवर्नमेंट के ऊपर, ये उससे ज़्यादा निर्भर है हंटर्स के ऊपर, और जिस सबको मेंटेन करके रखते हैं 5 मेजर गिल्ड्स, जिन्हें 5 बड़ी ताकत या 5 डायनासोर भी मान सकते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ कड़े खिंचाव भी बनाए रखते हैं। और अगर जिनबू इस गिल्ड को छोड़कर किसी और गिल्ड को ज्वाइन करता है तो उससे बैलेंस डगमगा जाएगा।
और हंटर एसोसिएशन देश के लिए उसकी ताकत होने के साथ साथ उसकी कमजोरी भी हो सकती है, और जिस सबको कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए ये चाहते हैं कि जिन्हों उनकी पार्टी ज्वाइन करे, जहाँ जिन्हों को ऑफर काफी हद तक अच्छा लगता है पर वो मना कर देता है क्योंकि एसोसिएशन के अंदर की जॉब बस उनका करियर सिक्योर करेगा, और साथ ही चेयरमैन गो जितनी किसी और की रीच नहीं होगी, खासकर न्यूज़ और गवर्नमेंट के लिए। साथ ही वो काफ़ी कमाल के हंटर है, और वो इस देश के पहले एस रैंक हंटर है जो उनके ऑरा से दिखता है, जो 80 साल के होने के बावजूद भी एक कमाल का ऑरा मेंटेन करे हुए हैं, जिससे ये मान पाना मुश्किल है कि वो 80 साल के हैं, और जो जिन्बो का इतना सारा लेवल अप करने के बाद भी अब जाके उनके बराबर तक पहुंच पाया है। और वो जानता अगर उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, पर फिर भी वो ये सब जानते हुए इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिस पर चेयरमैन गो को उम्मीद होती है कि ये सब उसने पैसे के लिए किया होगा। पर फिर जिन्नू बताता है अपने इरादों को, जो कि लड़ना चाहता है, हाँ, मैजिकल बीस्ट के खिलाफ ही, जहाँ उसे डंजन क्लियर करना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लगता है। और चेयरमैन गो उसकी आंखों में उस बात की सच्चाई को महसूस कर पाते हैं, और जो फीलिंग उन्हें से मिलती है वैसी फीलिंग उन्हें कई सालों से महसूस नहीं हुई, जो अपनी खुशी को बयान नहीं कर पाते, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी दोबारा महसूस कर पाएंगे, जो ये भी मानते कि अगर उनकी उम्र 10 साल और कम होती तो वो पक्का इसके साथ मिलकर काम करते। और इसके बाद ये सब एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है। और इस सब से चेयरमैन गो जो जज्बात महसूस कर पाते हैं वो उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, जिस वजह से वो आगे की मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं आज की, और बस बू के साथ ड्रिंक लेने की तैयारी करते हैं, जो चाहते हैं मे भी उन्हें कभी जिन्बू भी एक ड्रिंक के लिए ज्वाइन करे। खैर, या जिन्बू के सपने सिर्फ ये नहीं कि उसे डंजन क्लियर करना है, उसके सपने ये भी कि उसको और पावरफुल बनना, ताकि वो उस टावर को क्लियर करके अपनी मॉम के लिए वो इंग्रेडिएंट ला सके, क्योंकि एसोसिएशन मोस्टली डी और ई रैंक के अंटर पे काम करती है, पर उसे अपनी मॉम को हील करने के लिए उससे भी ज़्यादा पावरफुल डंजन चाहिए। और आगे हम देख पाते हैं हुआंग डोंगसू को, जो हॉस्पिटलाइज है, और जो संग इवान को एक मैजिकल बीस्ट बताता है क्योंकि उसने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी। खैर, जो भी गायब है जिसको सेंट्रल ट्रैक कर रही है, और ये कह पाना मुश्किल है कि क्या वो लोग उसको रोक पाएंगे या रोकना भी चाहेंगे, क्योंकि उसने इस एस रैंक हंटर की इतनी बुरी हालत कर दी, जिसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जिन्बो को मारने की बात कर रहा था। जैसे वो कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो वरना मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। जहाँ वो बस इस सबसे चिढ़ता हुआ ये अंदाजा लगा पाता है कि वो किस तरह बढ़ रहा होगा, और अब इसको भी उसी तरह बढ़ना है, और उसको हराने के लिए इस बार वो इस्तेमाल करेगा आर्टिफैक्ट का। तो आर्टिफैक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऐसे गियर्स होते हैं जो हंटर्स की शक्तियों को कई गुना या कई हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसा ही कुछ एक जिन्बो भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो उसे महंगे लगते हैं, साथ ही किसी काम के भी नहीं लगते जिसका वो इस्तेमाल कर सके डीमन कैसल को कॉन्कर करने के लिए। और वैसे जो भी टॉप्स आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके इस्तेमाल से शक्तियों के 20 से 30% बढ़ने की गारंटी दी जाती है, जहाँ उसके सामने एक स्पीयर भी आता है जिसके इस्तेमाल से शक्तियों को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, पर वो काफ़ी महंगा होगा, जिसको खरीदने पर शक होगा जिन्बो के ऊपर कि एक ई रैंक के हंटर के पास वो चीज़ कैसे आ सकती है। जहाँ वैसे जिन्बो एक मौका ढूंढना चाहता है जहाँ वो ई रैंक के हंटर के तौर पर ही एनरोल हो, और वो एक ए रैंक का डंजन हो, जिसे मिलता है कैसा डंजन जहाँ माइनिंग वर्क के लिए लोग चाहिए, वो बस फिजिकली फिट होने चाहिए, और किसी भी रैंक का हंटर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और फिर जिन्बो पहुंचता है माइनिंग वाली जगह पर, जिन्हें बस फिजिकली फिट लोग चाहिए, और जिन्बो डंजन रेट पे जाता रहता है, जिस वजह से वो एप्लीकेबल होता है माइनिंग वर्क के लिए। तो ए रैंक का डंजन कुछ इस तरह से काम करता है, उसके अंदर बहुत सारे माना क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिस वजह से 2 टीम बढ़ती होती है। पहली स्ट्राइक टीम जो अंदर से मॉन्स्टर या मैजिक बीस्ट को खत्म करती है, जिस दौरान माइनिंग टीम हारे हुए मैजिकल बीस्ट को और बाकी के माना क्रिस्टल्स को उठाकर बाहर लाते हैं। और जिस डंजन के अंदर स्ट्राइक टीम अपना कमाल दिखाती है, जिसकी शुरुआत करते हुए पहले फायर पावर शूट की जाती है, और फिर जो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं जिसे रोकने के लिए टैंक टीम अपने ही किए गए हमलों को अपने स्ट्राइक टीम को लगने से रोकती है, जिससे वहां मौजूद सभी मैजिक बीस्ट हार जाते हैं धीमी आंच पर पककर। और साथ ही हम देख पाते हैं इस देश के 9th एस रैंक का वेगन शख्स को भी, जिसका ऑरा काफी कमाल का होता है। खैर, जो कि जिन्बो को भी महसूस कर पाती है, पर जिन्बो उसी समय वहां से अपनी जगह बदल लेता है। तो अब स्ट्राइक टीम बाहर आ चुकी है, और अब बारी माइनिंग टीम के अंदर जाने की, जो अपना काम जोरों शोरों से शुरू करती है। पर खैर, वहां अंदर जिन्बो महसूस कर पाता है बॉस की प्रेजेंस, जिसकी शक्तियां वल्कन और मेटिस से भी ज्यादा है, जिसका सामना करने के लिए जिन्बो काफी हद तक एक्साइटेड होता है। पर अंदर सबको इस चीज को लेकर टेंशन होती है कि एक ई रैंक के हंटर को क्यों उस काम के लिए लिया गया, और अंदर कोई बिगड़े मिजाज के साथ जिन्बो से बात करता है, पर जिस पर जिन्बो की आंखें पड़ते ही वो शांत होकर ये सोचता है कि क्या सच में ये ई रैंक हंटर है। और ये चीज़ तब और शक के दायरे में आ जाती है जब जिन्बो अंदर माइनिंग करना शुरू करता है, जैसे कि शक्ति काफ़ी कमाल की होती है, काफ़ी आसानी से वो काफ़ी सारा माइन कर पाता है। पर कुछ समय बाद लंच हो जाता है, पर जिन्बो वहाँ अंदर अपना काम थोड़ा और निपटाने की बात करता है, जिससे बाहर छोड़कर सब लंच करने बाहर पहुंचते हैं, और जिन्बो समझ पाता है कि ये मौका है ए रैंक के बीच का सामना करने का,
और वो भागता वहाँ पहुँचता है, पर साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर उसने इस बॉस को अभी हरा दिया तो ये माइनिंग नहीं कर पाएंगे और बहुत लॉस होगा हंटर एसोसिएशन को। पर वो एक हल्का सा खरोच तो मार ही सकता है उस बीस्ट को, जिससे वो हारेगा तो नहीं। पर तभी वहाँ एक एस रैंक की हंटर आ जाती है जो जिन्बू से पूछती है, तुम आखिरिया क्या कर रहे हो, जो अपनी बात को दोबारा रिपीट करती है। तो क्या होगा आगे, क्योंकि कहानी यही ख़त्म होती है। जहाँ ये एपिसोड एक हाइप के साथ ख़त्म होता है कि शायद उन्हें इंटरेक्ट कर पाएंगे और जिन्बू इसको बेहोश करके उस मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा। हाँ मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, हो सकता है जिन्बू को यहाँ से बैक ऑफ करना पड़े और वो बोले कि मैं गलती से यहाँ आ गया था, या वो बीस्ट आज़ाद हो जाए और दोनों को साथ मिलकर लड़ना पड़े उसके अगेंस्ट। पर चाहे जो भी केस हो, वो एक एस रैंक की हंटर है, वो उस बीस्ट का सामना अकेले कर सकती है। पर खैर अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आगे अगले एपिसोड में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।